started. Okay, keep your notebook and pen ready. अपने पास नोटबुक और पेन रख लीजिए. बार बार आप वीडियो को मत देखिए, कोशिश कीजिए कि आप नोट करते रहें सारी चीजें. 2 घंटे जो फोकस देने वाले हैं उसमें आप सारी चीजें नोट कीजिए. राइट, डोंट सजेस्ट हाउ टू मूव. राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. आई विल बी शोइंग यू डेटा. आप लोगों से मैंने एक फॉर्म फिल करवाया था एंड आई विल शो यू कि बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्रेशर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेक्निकल क्वेरीज रिजॉल्व करने आए हैं, यानी कि वो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, वो पहले से जानते हैं. तो मुझे सबको लेके चलना है. तो डोंट प्लीज डोंट सजेस्ट कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है. मुझे सबको कंसीडर करना है एंड आई विल बी टेकिंग एवरीवन एज फ्रेशर. राइट, आपको पहले से कुछ आता है तो उसे अनलर्न कीजिए, भूल जाइए वो सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर आपको आज बहुत सारी नई बातें मिलने वाली हैं. डोंट आस्क एनीथिंग आउट ऑफ ऑनगोइंग टॉपिक. जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में पूछिए. ओके, और जब मैं टाइम दूं तब पूछिए, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ पूछने की कोशिश करेंगे तो आई विल हैव टू इग्नोर, क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू द टाइम. मैं आपको टाइम देने वाला हूँ. ओके, तो जो ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा है उसके बारे में पूछिए. इसके बाहर कुछ पूछेंगे तो आई विल हैव टू इग्नोर योर क्वेश्चन. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. 4 दिन में बहुत कुछ देना है मुझे आप लोगों को. आई विल बी गिविंग यू टाइम, आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ओके, एंड सिलेबस जो भी है मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस सिलेबस के अंदर ही जो भी है वो पूछिएगा. राइट, दिस इज द सिलेबस. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम लोग डे 1 में करने वाले हैं, और डे 2 में हम थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट करेंगे. पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें काम करना है, ये चीजें हम सीखने वाले हैं. फर्स्ट डे के अंदर सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि हम लोग करने क्या क्या वाले हैं. सेकंड डे में आई विल बी गोइंग इन डेप्थ, थोड़ा सा और डेप्थ में जाके हम लोग स्टडी करेंगे. राइट, और मैं आपको बेसिक्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी हमारी रिटर्न्स होती हैं जीएसटी के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज दूंगा. ओके, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसके बाद हम लोग थर्ड डे में रिटर्न फाइलिंग का काम करेंगे. मैं आपको अपने रियल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स का मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा. ओके, और मैं आपको नए फॉर्म जो आए अभी न्यू, क्योंकि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है पूरा चेंज होने वाला है. ओके, तो पुरानी रिटर्न्स भी हम लोग करेंगे और मैं आपको नई रिटर्न्स के बारे में भी काफी कुछ बताने वाला हूँ. राइट, तो अगर आप पहले से कर रहे हैं और अगर आपको आइडिया है, इफ यू पीपल नो कि न्यू रिटर्न्स आ चुकी हैं, जिन लोगों को पता है इस बारे में कि न्यू रिटर्न्स का सिस्टम अप्लाई हो चुका है, 1 अप्रैल से होना था, अभी तक पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाया, तो प्लीज टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको पता है कि न्यू रिटर्न सिस्टम आ चुका है हमारा, प्लीज टाइप आई. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. तो हम लोग न्यू रिटर्न सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, आई विल बी टेलिंग यू कि जो हमारा न्यू रिटर्न सिस्टम है वो कैसा है. ओल्ड सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है, और नया सिस्टम क्यों आया मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा. ऑल राइट, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. ओके, फॉर 1 वीक एक्सेस, 1 हफ्ते के लिए आपको मिलेगा. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जीएसटी का काम किस तरीके से जीएसटी के काम की मार्केटिंग कर सकते हैं. ओके, जो लोग मेरे आईटीआर कोर्स के स्टूडेंट हैं उन वो लोग जानते हैं कि किस तरीके से आईटीआर की मार्केटिंग करते हैं. इस सेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट जो डे होगा उसमें बताऊंगा कि जीएसटी के काम में आप अपने क्लाइंट कैसे बना सकते हैं. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो दिस वाज अबाउट द रूल्स ऑफ द सेशन. अभी हम लोग मूव करते हैं अपने माइंड मैप की तरफ. ओके, आई होप आप लोगों को ये माइंड मैप नजर आ रहा है, जीएसटी वर्क वाला. अगर आपको माइंड मैप नजर आ रहा है तो प्लीज टाइप स्क्रीन, प्लीज टाइप स्क्रीन इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप स्क्रीन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, ऑल राइट, टू स्मॉल, टू स्मॉल. आप अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो आपको, आप इसको जूम भी कर सकते हैं. ओके, आई बिलीव अभी नजर आ रहा होगा आपको. राइट, अभी आप देख पा रहे होंगे. मैं इसको स्मॉल ही कर देता हूं क्योंकि 100% में सही काम करता है. ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूं. देखिए अभी हम लोग जो जीएसटी कोर्स कर रहे हैं, जो जीएसटी कोर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले, लेट अस सी कि उसका स्कोप क्या है. देखिए ज्यादातर हम जो कंप्लायंसेस, मतलब हम जो काम करते हैं जीएसटी के अंदर, वो ये 4 तरीके का काम होता है. ओके, हम लोग ये 4 तरीके का काम करते हैं. पहला होता है कंप्लायंस. कंप्लायंस मतलब हर महीने रिटर्न फाइल करना, टैक्स की पेमेंट करना, किताबें मेंटेन करना, मतलब अपने अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सब कंप्लायंसेस के अंदर आता है. यानी कि जीएसटी के अंदर आपको जो काम, जो पेपर्स पूरे करने होते हैं, दिस इज नोन एज कंप्लायंस वर्क. राइट, ये काम
आप लोग कर सकते हैं। अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, लीगल ओपिनियन। अब देखिए, अगर आप जीएसटी में, अगर आप बिगिनिंग स्टेज पर है, अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है, जैसे कि आप फ्रेशर है, आप जैसे बता रहे हैं, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस में काम करेंगे तो आप कंप्लायंसेस वाले काम के साथ शुरू करेंगे। इनिशियल काम जो होगा आपका ये वाला काम होगा। ओके, तो जनरली अगर आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ काम कर रहे होते हैं तो कंप्लायंसेस वाले फील्ड में होते हैं। मतलब आपको कुछ बेसिक्स पता है लेकिन बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं जानते, तो कंप्लायंसेस वाला आप काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट जो होते हैं वो ये काम करते हैं। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको काम आ जाएगा, जब आप थोड़ा सा डिटेल में जान जाएंगे जीएसटी के बारे में, तो आप लीगल ओपिनियन भी दे सकते हैं। किसी को भी, किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये काम इस तरीके से होगा, आपको ये करना चाहिए, राइट, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में। ज्यादातर हम लोग जब एक अकाउंट्स में, किसी कंपनी में, किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग कंप्लायंसेस का काम कर रहे होते हैं। यानी कि जितना बोला, जो डाटा एंट्री बोली वो हमने करी, उसके बाद हमारा काम खत्म। अगर आप प्रैक्टिस में है तो आप लीगल ओपिनियन देना चाहेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, आप उनको ओपिनियन दे सकते हैं। किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां भी लीगल ओपिनियन की जरूरत होती है। तो ये दोनों काम तो कोई भी कर सकता है, एवरीवन कैन डू दिस। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं जीएसटी का काम कर सकता हूँ, तो ये दो वो काम है जो कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको किसी लीगल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो आई बिलीव आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद बहुत सारे लोग, अब देखिए होता है कि जीएसटी के ऑफिस में अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जाना चाहते हैं, मतलब अगर आप जीएसटी के ऑफिस में जाना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन लगाने के लिए, जीएसटी डिपार्टमेंट में किसी भी ऑफिसर के साथ डील करने के लिए जाना चाहते हैं, मतलब क्लाइंट नहीं जा रहा, आप क्लाइंट के साथ जाते हैं या फिर आप क्लाइंट के बिहाफ पर अगर जीएसटी के ऑफिस में अपीयर होना चाहते हैं, इसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आप जीएसटी ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो आपकी बात तभी सुनेगा जब आप प्रोफेशनल होंगे। ओके, क्योंकि वहां पर ये सारे लोग जो हैं, यानी कि सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर्स जो हैं, ये जीएसटी के ऑफिस में जा सकते हैं और किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि जीएसटी का प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेने का कुछ फायदा होगा। देखिए, अगर आपको ये दोनों काम करने हैं तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो यू शुड हैव सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जाना चाहते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक लॉयर की डिग्री होनी चाहिए। आई एम ए सीएस, आई एम नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इवन। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहे तो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकता जीएसटी के लिए। ओके, तो आई बिलीव आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेशन भी करना चाहते हैं तो या तो कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लीजिए या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले लीजिए, राइट। और जो हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है उसमें आई प्रिपेयर बाय स्टूडेंट फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर। ओके, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन आवर एडवांस लेवल कोर्स। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। I am applied for GST practitioner but don't getting any response. Okay, I will be talking about this. Okay, I will be talking about this. You can talk to us about this personally, right? आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। Okay, so let me show you something. So we are going to start the session now. So आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करने वाले। लेट मी डिसेबल योर कमेंट्स फॉर सम टाइम। ओके, जब जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं आपकी कमेंट्स को ऑन कर दूंगा। ओके, आई मिस समथिंग? नो, यू डोंट मिस समथिंग। अभी हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीएसटी। जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। देखिए, टैक्स क्या होता है हम सब जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। ओके, आप लोगों को पता है कि टैक्स क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज जीएसटी। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स. Behalf of service tax introduced by government. Okay, all right. Next, from form of VAT. All right. Okay, indirect tax. All right. ये I want to know कि on sale of goods and service. देखिए, आप सही बोल रहे हैं पंकज, on sale of goods and service, लेकिन ये sale is not the correct word. Sale जो word है वो correct word नहीं है. Combination of all taxes, you are saying right, combination of all taxes है, लेकिन I want to know a specific definition. Tax on goods and service, that is okay, लेकिन goods and service पे कब टैक्स लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी, ओके, जो सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड ऑल नेचर ऑफ बिजनेस पे लगे, ओके. टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ओके. नो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज द करेक्ट वर्ड, दिस इज द करेक्ट वर्ड. यानी कि सिर्फ सेल के ऊपर नहीं लगता, आपको पता होना चाहिए. देखिए, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, राइट. लेकिन कब लगता है? जब हम उसे सेल करते हैं तब नहीं लगता. मतलब सिर्फ सेल के ऊपर नहीं लगता, ये सप्लाई के ऊपर लगता है. ओके, दिस इज ए टैक्स which is applied, which is levied on goods and service. और कब अप्लाई होता है, कब लेवाई होता है, कब लगाया जाता है? जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं. ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय सप्लाई, राइट. तो आपको सप्लाई की डेफिनेशन आनी चाहिए. ओके, प्लीज चेक योर सिस्टम जयसवाल, क्योंकि बाकी सबको वॉइस आ रही है. प्लीज चेक योर सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज जीएसटी? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में. सो जीएसटी इज लेवाइड ऑन, जीएसटी इज ए टैक्स. ये एक ऐसा टैक्स है जो किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है. कब लगता है? जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, राइट. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय सप्लाई. सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, सेल को भी हम लोग सप्लाई बोलते हैं, लेकिन सप्लाई में क्या क्या चीजें आती है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सप्लाई. सेकंड पॉइंट इज लेवाइड. देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स. मल्टी स्टेज मतलब, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है. ओके, मल्टी स्टेज पर लगता है. दूसरी बात, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. व्हाट डज इट मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड? देखिए, इस चीज में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये टैक्स लगाया किस पे जा रहा है. मतलब व्हाट डज इट मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड? देखिए, डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं गुड्स, मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहे होते हैं. ओके, आई विल बी क्लियरिंग ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू पीपल, राइट. सेंट्रल एंड स्टेट, या यू कैन से दिस. डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, राइट. प्लीज वेट. डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? ये टैक्स हमेशा वहां उस स्टेट में लगाया जाता है, टैक्स हमेशा उस स्टेट में लगाया जाता है जहां पर वो गुड्स जा रहे होते हैं, यानी कि जहां पर वो कंज्यूम होने वाले हैं. ओके, यानी कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, राइट. अब देखिए, आप बोलेंगे कि जहां पर बिल कट रहा होता है टैक्स तो वहां लगता है, राइट. जहां पर बिल कटता है वहीं पर टैक्स लगता है. ओके, अब आप और मैं बोल रहा हूं कि जहां पर कंज्यूम हो रहे होते हैं गुड्स वहां पर टैक्स लगता है, राइट. सो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर बिल जिस जगह पर बिल कट रहा है वहां टैक्स लग रहा है, तो मैं ये कैसे कह रहा हूं कि जहां पर एक्चुअली गुड्स जा रहे हैं, जहां पर कंज्यूम हो रहे हैं गुड्स, वहां पर टैक्स लग रहा है. इस बात का क्या मतलब है? और यही चीज हमने जाननी है. ओके, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. व्हाट डज इट मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन? ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आई बिलीव कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी. देखिए, कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट, क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपको ये बात क्लियर है कि डेस्टिनेशन बेस का मतलब है कि जहां पर कंज्यूम होने वाले हैं गुड्स, जहां पर एक्चुअली गुड्स जा रहे हैं, जहां पर यूज होने वाले हैं, वहां पर टैक्स लगाया जाएगा, उस स्टेट में टैक्स लगाया जाएगा. तो प्लीज टाइप CL, यानी कि क्लियर, इन द कमेंट बॉक्स. सिर्फ इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज टाइप CL इन द कमेंट बॉक्स. ऑल राइट.
ये कॉन्सेप्ट क्या है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल्स. ओके. एंड इट इज लेवाइड ऑन वैल्यू एडिशन. इट इज लेवाइड ऑन वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं. प्लीज लुक एट दिस. देखिए, ये पहली बात हम लोग बात करते हैं मल्टी स्टेज की. व्हाट डज इट मीन बाय मल्टी स्टेज? मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग गुड्स में डील करते हैं, गुड्स में सबसे पहले क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ओके. अब मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल है जिसको हम लोग परचेज करते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज का. ओके. दिस इज नोन एज रॉ मटेरियल कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, लेट मी टाइप हियर. हमने रॉ मटेरियल परचेज किया 100 रुपीज का. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ओके. अब सेकेंड स्टेज पे क्या होगा? हम उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करेंगे या फिर उस रॉ मटेरियल को हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे. ओके. अब मैन्युफैक्चर होने के बाद मान लीजिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है 200 रुपीज. राइट. हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, पैकिंग की, सब कुछ ऐड करके, सब कुछ मिला के उसका प्राइस हो जाता है कितना? 200. मतलब उसमें हमने कुछ भी टेक्निकलिटीज से करके उसका प्राइस जो बढ़ेगा ना, जब हम लोग उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके. पहले रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल 100 रुपए का पड़ा. जब हमने उसको मैन्युफैक्चर कर लिया तो वो हमें पड़ा 200 रुपीज का. अब उसकी कॉस्ट हो गई 200 रुपीज. राइट. इसके बाद नेक्स्ट सेलिंग टू द होलसेलर. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? होलसेलर को सेल करेंगे. ओके. होलसेलर के एक सेकेंड. होलसेलर को सेल कर जब हम होलसेलर को सेल करेंगे तो होलसेलर को कितने का पड़ेगा? मान लीजिए हम उसको सेल कर देते हैं 250 रुपीज का. ओके. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट कौन होगा? रिटेलर. रिटेलर को सेल किया जाएगा. मान लीजिए होलसेलर रिटेलर को सेल करता है 300 रुपीज में. ओके. और जब रिटेलर इसको सेल करेगा, मान लीजिए रिटेलर इसको सेल करता है, लेट्स सपोज हम सिर्फ 50 रुपीज ही इंक्रीज करते हैं इसको. रिटेलर उसको सेल कर देता है 350 रुपीज में. ओके. सो अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज किया. रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हमने उसको क्या किया? मैन्युफैक्चर किया. उसके बाद हमने उसको होलसेलर को सेल किया, यानी कि हमने 50 रुपए उसमें मार्जिन ऐड कर दिया अपना. ओके. अब होलसेलर ने 50 रुपए का और मार्जिन इसमें ऐड कर दिया और उसने उसको सेल किया 300 रुपए में. ओके. और जब रिटेलर के पास वो 300 रुपए का पहुंचा, 300 रुपए में पड़ा रिटेलर को, तो रिटेलर ने क्या किया? उसको उसकी कॉस्ट और बढ़ा दी, उसको 50 रुपए और ऐड करके उसने सेल किया कितने का? 350 रुपीज का. ओके. तो यहां पर क्या हो रहा है कि दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन. ओके. यानी कि जब हमने रॉ मटेरियल लिया तो रॉ मटेरियल की वैल्यू, रॉ मटेरियल में हमने जो वैल्यू ऐड की, उसको मैन्युफैक्चर किया, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई उसके अंदर? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स. जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई? 100 रुपीज. राइट. इसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई? 100 रुपीज. ओके. उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर उसके अंदर जो वैल्यू ऐड हुई, कितनी वैल्यू ऐड हुई? जब मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर के पास सेल हुआ तो कितनी वैल्यू ऐड हुई इसके अंदर? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स. 50 रुपीज. राइट. और 250 के बाद जब रिटेलर के पास गया तो भी कितनी वैल्यू हुई? 50 रुपीज. 50 रुपीज वैल्यू इंक्रीज हुई. ओके. और इसी तरीके से जब वो कंज्यूमर तक पहुंचा तो उसकी फाइनल वैल्यू हो गई थी कितनी? 350 रुपीज. ओके. तो इस केस में उसकी जो कॉस्ट हुई वो कितनी हो गई? जो हम उसका फाइनल प्राइस पड़ा वो कितना हुआ? 350 रुपीज. ओके. या सो दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन, यानी कि हर एक वैल्यू एडिशन पे लगता है. ओके. अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी. प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड. देखिए यहां पर क्या हुआ, जब रॉ मटेरियल परचेज किया गया तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपीज है. ओके. 100 रुपीज इसकी कॉस्ट है और इसमें 10 रुपए टैक्स भी लग जाता है. 10% के हिसाब से हम लोग टैक्स मान लेते हैं. तो ये कितने का पड़ा हमें? 110 रुपए का. ओके. तो यहां पर जो हमें टैक्स पड़ा वो कितना पड़ा? 110 रुपए. मतलब टैक्स के साथ वो गिफ्ट कितने के पड़े? 110 रुपए के. ऑलराइट. सेकेंड स्टेज में देखिए क्या हुआ. अब यहां पर जो
मैन्युफैक्चरर है, जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल हमें कितने का पड़ा था? कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हमें रॉ मटेरियल की हमारी कॉस्ट कितनी है? हमें 110 रुपए का पड़ा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे लिए कितनी है? कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? देखिए यहां पर लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 110, कुछ लोग बोल रहे हैं 100 रुपए। ओके, 100 rupees. People are saying 100 rupees, right? So correct answer is 100 rupees, right? Let me tell you. Please wait. Please wait. मैं आपको बताता हूं कि हमारी कॉस्ट 100 रुपीज कैसे है। ओके, अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है। जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 100 रुपीज, लेकिन 10 रुपए इसके ऊपर क्या लग गया? टैक्स लग गया। ओके, अब ये हमें कितने का पड़ रहा है? 110 रुपए का। हमें वो पड़ रहा है 110 रुपए का, लेकिन हमारी जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 10 रुपए है, इस 10 रुपए को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं आगे जब हम लोग इस गुड्स को सेल करेंगे, तो उसके ऊपर जो हमारा टैक्स बनेगा उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? अब देखिए हुआ क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूं जरा। इस मान लीजिए मैंने फोन परचेज किया। ओके, इस फोन को परचेज किया मैंने मान लीजिए 100 रुपए में। ओके, और 10 रुपए इसके ऊपर टैक्स भी दिया। ओके, जब मैंने इसको 100 रुपीज में परचेज किया और इसके ऊपर 10 रुपए टैक्स पे किया, तो मुझे पड़ा 110 रुपए का, राइट? अब जब मैं इसको सेल करूंगा तो कितने में सेल करूंगा? मान लीजिए 150 रुपए में सेल करता हूं। ओके, जब मैं इसको 150 रुपए में सेल करूंगा तो इसके ऊपर टैक्स 10% के हिसाब से कितना लगेगा? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर मैं इसको 150 रुपए में 100 रुपए में खरीद के 150 रुपए में सेल करता हूं तो 15 रुपए टैक्स लगेगा, राइट? लेकिन ये जो 15 रुपए हैं, ये 15 रुपए मैंने किससे ले लिए? कस्टमर से ले लिए। मैं किससे ले रहा हूं? कस्टमर से। ये जो 15 रुपए हैं, मुझे 15 रुपए जो मैंने कस्टमर से लिए वो मुझे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं कराने। गवर्नमेंट के अकाउंट में इसलिए जमा नहीं कराने क्योंकि वो जो 10 रुपए हैं जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, वो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा चुका हूं। क्योंकि मैंने किसको दिया था? ये जो 10 रुपए टैक्स था मैंने किसको दिया था? जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था। ओके, वो और जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था उसने ऑलरेडी उस टैक्स को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दिया था, राइट? वो किसके बिहाफ पर जमा कराया था? हमारे बिहाफ पर, राइट? यानी कि हमने जब ये 15 रुपए का मोबाइल, जब हमने 150 रुपए का मोबाइल कस्टमर को सेल किया तो हमें उससे टैक्स कितना मिला? 15 रुपए। अभी जो टैक्स है 15 रुपए, क्या वो मैं अपने पास रख सकता हूं? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या ये 15 रुपए मैं अपने पास रख सकता हूं? प्लीज टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। नहीं रख सकता, राइट? मैं ये 15 रुपए अपने पास नहीं रख सकता। ओके, क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये टैक्स मेरी इनकम नहीं है। ये जो टैक्स है दिस इज नॉट माई इनकम। ये जो 15 रुपए टैक्स कलेक्ट किए किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की। यानी जो 15 रुपए का टैक्स का अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया, जो कलेक्ट किया, दिस इज ए इनकम फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की इनकम को मैं अपने पास नहीं रख सकता। अब मेरे पास 15 रुपए है गवर्नमेंट के, मैंने 15 रुपए अपने, मेरे पास 15 रुपए आ गए, मैंने कस्टमर से 15 रुपए लिए, मेरे पास आगे मैंने अपने पॉकेट में रख लिए। ओके, अब आप मुझे बताइए क्या मुझे पूरे 15 के 15 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने चाहिए? क्या मुझे पूरे 15 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने चाहिए? नहीं। मुझे कितने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने चाहिए? सिर्फ 5 रुपए। ओके, मुझे सिर्फ 5 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने। क्यों? क्योंकि मैं रॉ मटेरियल के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं 10 रुपए का। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो जो टैक्स है मैंने पे किया था, लेकिन वो जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था वो उसने क्या किया था? उसने उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो 10 रुपए टैक्स लिया था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में वो ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो प्लीज टाइप CL। यानी कि वो जो 10 रुपए जो मैंने ऑलरेडी पे किए थे वो मेरी कॉस्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 15 रुपए मेरे पास आए वो तो मेरे 10 रुपए जो थे वो ऑटोमेटिकली वापस आ रहे हैं ना। यानी कि मैं कस्टमर से जो 15 रुपए ले रहा हूं उसमें से जो मैं ऑलरेडी 10 रुपए पे कर चुका हूं मुझे वापस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो 10 रुपए ये मेरी कॉस्ट नहीं है। ओके, मेरी कॉस्ट क्या है? सिर्फ 100 रुपीज। 110 रुपए मेरी कॉस्ट नहीं है, मेरी कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज। ओके, अच्छा अब लोग आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया? गुड्स जब मैंने मैन्युफैक्चर किए तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपीज। ओके,
गुड्स की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपीज, यानी कि मैं इसको अब 200 में सेल करूंगा। ओके, मैं कितने में सेल करूंगा 200 में, और 200 के ऊपर मुझे टैक्स कितना लगाना पड़ेगा 20 रुपए, राइट। यानी कि अभी कितने में सेल होगी, यानी कि मैं होलसेलर को कितने में दे रहा हूं ये 220 रुपए में। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 20 रुपए मैं होलसेलर से ले रहा हूं, क्या ये 20 रुपए मुझे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे या कितने जमा कराने पड़ेंगे? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप थोड़ा समझा देंगे। यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे वाला भी समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। ओके, तो 20 रुपए हमने जो कलेक्ट किए होलसेलर से, वो 20 रुपए हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं कराने। हमें कितने जमा कराने? सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी 10 रुपए हम लोग रॉ मटेरियल वाले को दे चुके हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमने वैल्यू कितनी ऐड की, हमने वैल्यू एडिशन कितना किया? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप। देखिए 100 रुपए रॉ मटेरियल की वैल्यू थी, हमने कितने की कर दी उसकी वैल्यू? 200 रुपए, राइट। तो उसकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 200 रुपए, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए हमने वैल्यू एडिशन की। अब जो हम 10 रुपए टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो किसके ऊपर पे कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन के ऊपर। यानी कि 100 रुपए वाली चीज को हमने कितने का बना दिया? 200 का। जब वो 200 रुपए की चीज बन गई तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 100 रुपए का। और हम टैक्स भी कितना पे कर रहे हैं? 10 रुपए। यानी कि 100 रुपए के ऊपर हम लोग 10 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। जितनी वैल्यू एडिशन हुई सिर्फ उसी वैल्यू के ऊपर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, पूरे अमाउंट के ऊपर हम लोग टैक्स नहीं पे कर रहे। सर जब हम लोग टैक्स लगाते हैं उस पर हम अपना मार्जिन रखकर ही ना टैक्स लगाएंगे? हम ऑफ कोर्स अपना मार्जिन रख के ही टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने 100 रुपए की चीज रॉ मटेरियल परचेज किया था, अब मान लीजिए 50 रुपए हमने वैल्यू एडिशन की थी, 50 रुपए हमने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा आप टाइप कीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है या फिर कुछ और होता है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। What does it mean by value addition? Cost plus tax? No, not cost plus tax. The amount of value added. हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि जो वैल्यू ऐड हम लोग करते हैं वो किस चीज? या एग्जैक्टली यहां पर सही लिखा आपने, ये होता है हमारा प्रॉफिट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्लस टैक्स नहीं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? देखिए हमने यहां पर 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, ओके, नॉट ग्रॉस इनकम। वैल्यू एडिशन क्या होती है जरा चेक कीजिए, यहां पर देखिए, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज। ओके, चलिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। ओके, आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। ओके, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? देखिए हमने 100 रुपए के गुड्स खरीदे, ओके, 100 रुपए के हमने गुड्स खरीदे, हमने उसको कितने का बना दिया? 200 रुपए का। ओके, हमने कितने का बना दिया उसे? 200 रुपए का। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो 100 रुपए हैं मतलब 200 रुपए, ये कैसे बने? 100 रुपए का क्या था? कॉस्ट थी। 100 रुपए वॉज 100 रुपीज वॉज कॉस्ट। ओके, 100 रुपीज वॉज कॉस्ट प्लस 110 में खरीदा है ना। ओके, 110 में खरीदा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी कॉस्ट 110 रुपए नहीं है, हमारी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। ओके, अभी मैंने समझाया आपको। ओके, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो प्लीज रीप्ले द वीडियो। ओके, यहां पर हमारी कॉस्ट है 100 रुपीज, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ओके, तो यहां पर हमारी कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज, 100 रुपीज, राइट। हमारी कॉस्टिंग कितनी आई? 100 रुपीज। ओके, अब देखिए, अब ये 200 रुपए का कैसे हुआ? 100 प्लस 100, ये 100 कैसे हुए? लेट मी टाइप हियर। अब 100 रुपए में हमने 50 रुपए क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा दी इसके ऊपर, राइट। हमने इसके ऊपर क्या लगाया? 50 रुपए का खर्चा कर दिया। रॉ मटेरियल था, मशीन में डाला, वो क्या बन गया? फिनिश गुड्स। यानी हमारे जो मशीन में डाल के निकालने में जो फिनिश गुड्स बना, उसके ऊपर हमारा खर्चा है सपोज 50 रुपए, राइट। तो ये 50 रुपए हम इसमें और ऐड कर देते हैं, तो 50 रुपए क्या है हमारी?
एमसी, एमसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, आप सही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो 50 रुपए आया हमारा, क्या आया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 100 रुपए हमारी कॉस्ट थी, 50 रुपए हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मशीन की कॉस्ट आई, लेबर की कॉस्ट आई, टोटल मिला के जो हमारी कॉस्ट आई वो कितनी आई? 50 रुपए। ओके, अब हमने इसमें और क्या ऐड करेंगे हम लोग? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेंगे क्या? बिल्कुल रखेंगे। हम कितना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं? 50 रुपए। ओके, ये 50 रुपीज क्या है हमारा? प्रॉफिट। ओके, 50 रुपीज हमने प्रॉफिट रखा। ओके, अभी टोटल मिला के कितना हो गया? 200 रुपीज। ओके, प्लस हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? जीएसटी। ओके, कितना ऐड कर दिया? 10%। ओके, दिस इज एन एग्जांपल। हम लोग 10% रेट के हिसाब से जीएसटी कितना ऐड कर रहे हैं? 20 रुपए। ओके, तो ये कितने का पड़ गया हमें? 220 रुपए का। यानी कि होलसेलर के लिए इसकी कॉस्ट कितनी है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि होलसेलर के लिए इसकी कॉस्ट कितनी है। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। 200। यस, होलसेलर के लिए इसकी कॉस्ट कितनी है? 200। राइट, उसने खरीदा 220 रुपए का, लेकिन उसके लिए कॉस्ट कितनी है? 200। 200 इसलिए क्योंकि ये 20 रुपए का वो क्या ले सकता है? 20 रुपए का वो एडजस्ट कर सकता है जब उसको टैक्स पे करना होगा। ओके, इज दैट क्लियर? क्या? देखिए अगर आपको अभी ये क्लियर नहीं हो रहा तो डोंट वरी अबाउट दैट। यस, आईटीसी, उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अगर आपको ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं हो रही तो डोंट वरी, हम लोग कल इसको दोबारा से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, वी विल बी डूइंग इट अगेन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होलसेलर को कितने का पड़ रहा है? होलसेलर को कितने का पड़ रहा है, मतलब होलसेलर आगे कितने में सेल कर रहा है? 250 रुपीज में। राइट, तो क्या ये 250 रुपीज का जब सेल कर रहा होगा तो क्या इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा होगा या नहीं ऐड कर रहा होगा? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा है वो? प्लीज टेल मी। क्या? 50 रुपीज है ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50 रुपीज, 200 रुपीज। राइट, उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट वॉज 200। ओके, प्लस इसमें उसने क्या ऐड किया? अच्छा आप मुझे बताइए कि यहां पर उसको कोई खर्चा करना पड़ेगा? सर उसका भी तो खर्चा होता होगा, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है? नहीं समझ आ रहा? सोहन, क्या आप शुरू से अटेंड कर रहे हैं? शुरू से अटेंड कर रहे हैं? आर यू अटेंड सोहन, आर यू अटेंडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग? शुरू से अटेंड कर रहे हैं? नो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को फॉर द टाइम बिंग आप अभी छोड़ दीजिए। राइट, आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस, गोदाम का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, लेबर को कुछ देना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ पड़ा होगा ना इसके ऊपर। मान लीजिए उसकी कॉस्ट, उसके जो एक्सपेंस हैं, उसके जो एक्सपेंस हैं वो हो जाते हैं 20 रुपए। ओके, 20 रुपए का उसको खर्चा हुआ। राइट, या सब कुछ, ये सारे कॉस्टिंग हम लोग मिला लेते हैं, उसका जो खर्चा हुआ। अब मुझे बताइए उसका प्रॉफिट कितना है? प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट? या 30 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना है उसका? प्रॉफिट इज ₹30। ओके, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? दिस इज हिज सेलिंग प्राइस। राइट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? 250 रुपए। ओके, अब मुझे बताइए इस 250 रुपए के ऊपर वो टैक्स कितना लगाएगा? प्लस हाउ मच? 25। यस, 10% के हिसाब से वो टैक्स कितना लगा रहा है? 25 रुपीज। ये क्या हो गया हमारा? जीएसटी। ओके, अब मुझे बताइए कि वो एग्जैक्टली कितने का सेल कर रहा है? प्लीज टेल मी कि वो एग्जैक्टली कितने का सेल कर रहा है? कितने का सेल कर रहा है वो? 275 रुपीज का। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद बात आती है रिटेलर की। राइट, रिटेलर की बात आती है। रिटेलर को ये कितने का पड़ा? कैन यू टेल मी? क्या रिटेलर को कितने का पड़ा ये? उसकी कॉस्ट कितनी है? प्लीज टाइप हियर। क्या रिटेलर को पड़ा वो कितने का?
₹250 का, राइट, क्योंकि 25 रुपए तो वो क्रेडिट ले लेगा ना, 25 रुपए तो वो क्रेडिट ले लेगा। तो यहां पर रिटेलर को कितने का पड़ा वो, 250 रुपीज का, प्लस इसमें वो क्या ऐड करेगा, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, इसमें वो क्या ऐड करेगा, एक्सपेंस, कैरी कॉस्ट या जो भी है, सारे हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेंस बोलेंगे। जो भी इसकी कॉस्ट है, मान लीजिए रिटेलर है, शॉप, दुकान खोल के बैठा होगा, राइट, दुकान खोल के बैठा होगा, बिजली का बिल भरता होगा, कुछ तो खर्चे होंगे ना उसके। अब जो उसके खर्चे हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं इसके अंदर। खर्चा कितना हुआ, मान लो 30 रुपए खर्चा हुआ, मान लीजिए रिटेलर का खर्चा ज्यादा है, ओके, प्लस प्रॉफिट कितना हो गया यहां पर, प्लीज टेल मी व्हाट इज हिज प्रॉफिट, 20, यस, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका, प्रॉफिट इज ₹20, ओके, और वो सेल कितने का कर रहा है, 300 रुपीज का, ओके, वो सेल कितने का कर रहा है सर, अगर रिटेलर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी कॉस्ट उसके लिए एक्सपेंस होगा। देखिए अमन प्लीज वेट, ओके, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो सब लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, तो लेट मी कम टू दैट पॉइंट, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, ओके, लेट मी कंप्लीट दैट टॉपिक, उस टॉपिक पे पहुंचने दीजिए। सर अगर रिटेलर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी कॉस्ट उसके लिए एक्सपेंस होगा, वैसे एक्सपेंस ही होगा उसके लिए तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले नहीं सकता, ओके, आई होप आपको इस लाइन से क्लियर हो गया होगा, ओके, तो यहाँ पर जो उसकी कॉस्ट आ रही है, मतलब उसको जो एग्जैक्ट वो जो सेल कर रहा है वो 300 रुपीज का सेल कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि रिटेलर इसके ऊपर टैक्स कितना लगाएगा, प्लीज टेल मी कि वो, या 30 रुपीज, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में वो ऐड करेगा क्या, जीएसटी, कितना ऐड करेगा, जीएसटी विल बी 30 रुपीज, ओके, तो ये टोटल कितना हो गया। अब देखिए यहां पर हमने 350 गलत लिखा था, हम कितना लिखेंगे यहां पर 330, कंज्यूमर को कितने का पड़ा ये 330 रुपीज का। इज दैट क्लियर, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो प्लीज टाइप CL इन द कमेंट बॉक्स, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब देखिए यहां पर हमने दो चीजें की, पहली चीज ये कि ये मल्टी स्टेज है, यानी कि हर एक स्टेज पे लग रहा है, पहले रॉ मटेरियल के टाइम पे लगा, फिर मैन्युफैक्चर के टाइम पे लगा, फिर होलसेलर को सेल किया तो उस टाइम पर लगा, उसके बाद रिटेलर को सेल किया तो उसके टाइम पर लगा, ओके, यानी कि ये मल्टी स्टेज पर लग रहा है, यानी कि हर एक स्टेज पे लगता है, और उसके बाद ये वैल्यू एडिशन पर लगता है, ओके, वैल्यू एडिशन मतलब जो हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसी वैल्यू पर लग रहा है। जैसे कि यहां पर फर्स्ट केस में 100 रुपीज जो रॉ मटेरियल थी वो उसकी वैल्यू एडिशन थी, रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं था, जैसे ही वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपीज, उसके ऊपर लगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमने कितनी वैल्यू ऐड की 100 रुपीज, यानी कि जो भी हमारा खर्चा हुआ प्रॉफिट हुआ वो ऐड किया, 100 रुपीज वैल्यू ऐड हुई, हमें कितना टैक्स पे करना पड़ा 10 रुपए, किससे लिया हमने, होलसेलर से लिया, होलसेलर ने कितना टैक्स लिया 25 रुपए, ओके, होलसेलर ने टैक्स लिया 25 रुपए का, और 25 में से वो कितना पे करेगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज टेल मी होलसेलर यहां पर कितना टैक्स पे करेगा। सर इस तरह तो मैन्युफैक्चरर को टैक्स ही नहीं देना, जबकि पहले एक्साइज अलग सेल टैक्स अलग लगता था, यस, लेकिन मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कर तो रहा है। मैं देखिए जो भी ये जो टैक्स की जो भी वैल्यू होती है वो कभी भी किसी भी बिजनेसमैन का खर्चा नहीं होता, ओके, या आपने बिल्कुल सही बोला, यहां पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उसे 5 रुपए, 5 रुपीज, राइट। अब मुझे बताइए नेक्स्ट वाले केस में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, यहां पर टैक्स कितना बन रहा है 25 रुपीज, राइट, यहां पर 30 रुपीज टैक्स बन रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज में भी कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 5 रुपीज, ओके, तो अब देखिए टोटल टैक्स कितना लगा 10 रुपए यहां लगा, 10 रुपए यहां लगा, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, टोटल टैक्स कितना लगा प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। बट MRP इंक्लूडिंग ऑल हायर प्राइसेस, ऑल टैक्स बेयरिंग बाय ओनली कंज्यूमर, यस कंज्यूमर ही बियर करता है, राइट, यानी कि टोटल टैक्स जो कंज्यूमर के पास, जो गवर्नमेंट के पास पहुंचा वो कितना पहुंचा 30 रुपीज, राइट।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एमआरपी होता है एमआरपी के अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और वो कंज्यूमर से ही चार्ज होते हैं। बट जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके, बिजनेस टू बिजनेस टैक्स एडजस्ट हो जाएगा बट कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, उसके लिए वो एडिशनल एक्सपेंस होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। ओके, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्लीज प्लीज वेट, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। लेट मी टेल यू, मैं भी आपके कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। देखिए, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, इनकम टैक्स किस पे लगता है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि इनकम टैक्स किस चीज पे लगता है? इनकम पर। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पर, ओके। और अब मुझे बताइए कि जीएसटी किस पे लगता है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पर, ओके। नो, अच्छा, लगता तो सप्लाई पर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सप्लाई पे लगता है, लेकिन पे किस चीज पे करना पड़ता है? पे, देखिए, डोंट बी कंफ्यूज हियर, लेट मी क्लियर यू। देखिए, आपको इनकम हुई तो आपने क्या पे किया? ओके, प्लीज प्लीज वेट, डोंट डोंट कमेंट नाउ, ओके प्लीज। नो, कस्टमर पे नहीं लगता। चलिए, मैंने अभी क्लोज कर दिया आपके कमेंट्स को, ओके। दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग, राइट? दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग, ओके। I want you people to be prepared concept wise, right? क्योंकि देखिए, I don't want to prepare you people for just data entry, right? मैं आपको सिर्फ डाटा एंट्री के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहता हूँ विद कॉन्सेप्ट, राइट? मतलब आपके कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आप किसी भी ऑफिस में करें, मतलब यू शुड गिव लीगल एडवाइस, राइट? तो जस्ट थिंक अबाउट इट। इनकम टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, राइट? लेकिन जीएसटी किस पे लगता है? एक्सपेंडिचर के ऊपर, ओके। जीएसटी किस चीज पे लगता है? एक्सपेंडिचर पे। जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए, कोई भी कंज्यूमर है, अभी जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, कोई भी कंज्यूमर है, वो कोई भी सामान मार्केट से खरीदने के लिए जाता है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। कोई भी गुड्स खरीदेगा, कोई भी सर्विसेज खरीदेगा, उसके ऊपर उसको क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी। यानी कि जब वो खर्चा कर रहा है तब उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, ओके। अभी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो जीएसटी होता है इसका बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। ऑफ कोर्स कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है उसका बर्डन, राइट? यानी कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर टोटल जो टैक्स वसूल हुआ वो 30 रुपीज वसूल हुआ, और ये जो 30 रुपीज टैक्स है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर बर्डन पड़ा? उसका कंज्यूमर के ऊपर, एंड यूजर के ऊपर। यानी कि एंड यूजर को कब पे करना पड़ रहा है? जब वो खर्चा कर रहा है। जब वो इनकम अर्न करेगा तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जब वो खर्चा करेगा, इनकम को खर्च करेगा, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, और किसी भी हालत में ये बर्डन, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? डायरेक्ट टैक्स, जैसे मेरी इनकम है तो मुझे ही पे करना है, ओके, आई कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन। अगर हम लोग बात करें जीएसटी की, जीएसटी का बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? जीएसटी लगा किसके ऊपर रही है गवर्नमेंट? सेलर के ऊपर। जो भी गुड्स सेल करता है, जो भी सर्विसेज सेल करता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है? जीएसटी, राइट? तो जब गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है तो सेलर के ऊपर लगा रही है, लेकिन क्या वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वो किससे ले रहा है? आप लोगों से, कंज्यूमर से। आप स्कूटर लेने जाओगे उस पर जीएसटी लगेगा, आप फूड लेने जाओगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर टैक्स ना लगता हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप टैक्स पे कर रहे हो, और वो टैक्स कब पे कर रहे हो? या तो आप इनकम पे करते हो या फिर एक्सपेंस पे करते हो। बर्डन तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आता है, लेकिन उससे देखिए अलग अलग पॉइंट पे इसलिए लगाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर पे इसलिए लगाया जा रहा है, रिटेलर पे इसलिए लगाया जा रहा है, ताकि उनकी चेन बनी रहे, ओके, ताकि उनकी चेन बनी रहे, चेन बना के रखने के लिए। ताकि देखिए, एक बात मुझे बताइए, किन लोगों से टैक्स वसूल करना इजी है? मैन्युफैक्चरर से टैक्स वसूल करना इजी है या फिर कस्टमर से टैक्स वसूल करना इजी है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। कस्टमर से टैक्स इजीली वसूल होगा या मैन्युफैक्चरर से? नो, कस्टमर से नहीं होगा। देखिए, इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, 150 के 150 करोड़ लोग कंज्यूम तो करते हैं।
अगर हम लोग कंज्यूमर से कलेक्ट करने लग जाएंगे टैक्स, तो आप सोच के देखो कितने लोगों, कितने जीएसटी ऑफिसर्स को पीछे लगाना पड़ेगा। कंज्यूमर से कलेक्ट करना है। अब देखिए रिटेलर, चलिए मान लीजिए रिटेलर है, रिटेलर किसको सेल कर रहा है? कंज्यूमर को। ओके, तो इतने सारे रिटेलर हैं, इतने सारे रिटेलर से कौन कलेक्ट करेगा? मैन्युफैक्चरर एक है तो उसके पैरेलल में, उसके डाउन में हजारों रिटेलर्स होंगे, हजारों, लाखों, राइट। अगर मान लीजिए हम लोग लक्स की बात करें, लक्स साबुन बनाता है, आप सोच के देखिए कि कितने लोग होंगे जो लक्स का साबुन बेचते होंगे। ओके, बट लेते तो हैं कंज्यूमर से, लेते हैं, लेकिन रिटेलर लेता है ना। हमने किस पे लगाया? रिटेलर पे। हमने किस पे लगाया? होलसेलर पे। हमने किस पे लगाया? मैन्युफैक्चरर पे। मैन्युफैक्चरर से इजीली कलेक्ट होगा, होलसेलर से और ज्यादा डिफिकल्टी से कलेक्ट होगा, राइट। और रिटेलर से और ज्यादा डिफिकल्ट होगा कलेक्ट करना, राइट। इसलिए सबसे ज्यादा टैक्स किससे वसूल किया जाता है? मैन्युफैक्चरर से। लेकिन वो टैक्स के बर्डन को आगे शिफ्ट कर देता है, वो होलसेलर पे करता है, होलसेलर रिटेलर पे करता है, रिटेलर करता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर पे अगर यहां पर देखा जाए तो वो 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स वसूल कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा बर्डन किस पे पड़ा? रिटेलर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। बिकॉज कंज्यूमर नेवर टैक्स डिफॉल्ट, कंज्यूमर नेवर टैक्स डिफॉल्ट नहीं, कंज्यूमर सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं। आप सोच के देखिए, आप लोग जाते हैं कहां पर, देखिए जरा प्रमोद सोच के देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है ना नेवर टैक्स डिफॉल्ट, कंज्यूमर डिफॉल्ट नहीं करते। आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो, वो बोलता है बिल ले लो, आप क्या बिल लेते हो? आप बोल देते हो ना मुझे बिना बिल के दे दो। कंज्यूमर सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है यार, कंज्यूमर की तो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिफॉल्ट करेगा तो फंस जाएगा। कंज्यूमर को कौन पकड़ेगा? Nobody can catch the consumer. Nobody can catch the consumer. Right? Is that clear? कंज्यूमर सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करता है। डिफॉल्ट कौन नहीं कर सकता? मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता, होलसेलर नहीं कर सकता, रिटेलर, रिटेलर भी कर सकता है, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा वसूल किससे किया जा रहा है? मैन्युफैक्चरर से। और सबसे कम मैन्युफैक्चरर है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम 13 एक्ट्स को, 13 तरह के टैक्सेस को मिला के बना था जीएसटी, राइट। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, राइट। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई की। ओके, व्हाट इज सप्लाई? जैसे कि हमने बात की कि जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है सप्लाई के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सप्लाई। देखिए सप्लाई हम लोग सेल को बोलते हैं, जो हम लोग सेल करते हैं, दिस इज ए सप्लाई। सर आईटीसी पूरा मिल जाता है, कुछ गवर्नमेंट रख लेती है। देखिए गवर्नमेंट को ही जाता है, लेकिन आप सारा का सारा क्लेम कर सकते हैं। ओके अक्षय प्लीज वेट, जब हम लोग आईटीसी वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट तो पहले ही ले लेती है, जो जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट के पास पहले ही पहुंच जाता है। ओके, हम लोग तो गवर्नमेंट से उसको एडजस्ट करवाते हैं, राइट। हम लोग गवर्नमेंट से उसको एडजस्ट करवाते हैं। ओके ऑलराइट, देखिए व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई का मतलब होता है सेल। सेल जो हम लोग, देखिए सेल का सिंपल सा मतलब है जब हम किसी को सामान देते हैं उसके बदले में पैसा ले लेते हैं, दिस इज नोन एज सेल। ओके, सेल का सिंपल सा मतलब है पैसे के बदले में कुछ देना, पैसे के बदले में कुछ सामान, गुड्स देना या सर्विस देना, दिस इज नोन एज सेल। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ सर्टेन गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर। देखिए जो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ सर्टेन गुड्स आप बोल रहे हैं कि जो टैक्स का अमाउंट है कंज्यूमर को अवेलेबल होता है, कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर ने तो पे कर दिया ना, वो तो कहीं एडजस्ट भी नहीं कर सकता। एडजस्ट तो सिर्फ बिजनेसमैन ही कर सकता है, जो भी रजिस्टर्ड डीलर होगा वही तो एडजस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सेल किया, सेल मतलब गुड्स दिए, पैसा ले लिया, पैसे के बदले में कोई सामान या कोई सर्विस दी, दिस इज नोन एज सेल। ओके, ट्रांसफर क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय ट्रांसफर? देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने कोई चीज ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर कर दी मतलब किसी को दे दी, ओके, उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज सेल या फिर सप्लाई, इसे भी हम लोग बोलते हैं सप्लाई। ओके, इसके बाद होता है बार्टर। बार्टर का मतलब क्या होता है? आपने, आपको पता होगा बार्टर मतलब एक चीज दी दूसरी चीज ले ली।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो सामान दिया सामान लिया, ओके, तो इसको भी हमने किस में डाल दिया, गवर्नमेंट ने किस में डाल दिया, सप्लाई के अंदर। यानी कि अगर कोई ऐसे भी करता है, एक सामान दिया दूसरा सामान ले लिया, तो उसके ऊपर भी हम लोग टैक्स लगाएंगे, यानी कि जीएसटी लगाएंगे। ओके, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये पुराना फोन दिया और नया फोन ले लिया, ओके, दिस इज नोन एज एक्सचेंज। बार्टर में क्या होता है, एक चीज दी दूसरी चीज ले ली, ओके, मतलब मान लो मैंने क्या किया, ये फोन दिया और बदले में मैंने ये नोटबुक ले ली, दिस इज नोन एज बार्टर। पुराना फोन दिया नया फोन ले लिया, दिस इज नोन एज एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफर होता है, किसी को लाइसेंस देते हैं हम किसी चीज का, तो हम लोग लाइसेंस सेल कर रहे हैं, लाइसेंस की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक टाइप की सर्विस दे रहे हैं। तो ये भी जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई। रेंट पे दिया, लीज पे दिया किसी चीज को, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई, राइट। लेकिन सप्लाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पर बोल्ड कर रखा है,